नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल स्टडीज की अपनी एक और इम्पोर्टेंट क्लास को। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद भारत यानी नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीराम मुल्लू की मृत्यु हुई। देखिए, पोट्टी श्रीराम मुल्लू भारत के क्रांतिकारी थे और मद्रास राज्य से अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर उन्होंने आमरण अनशन किया, जिसके कारण अंततः उनकी अनशन के 56वें दिन मृत्यु हो गई थी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे और उस मांग के चलते उन्होंने अनशन किया और अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न नंबर 2 है कि दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही तरीके से अभिव्यक्त करता है। तो देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। इस शब्द का सही अर्थ है वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता है। यानी इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आप ये भी जानते रहिए कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया था। अब कथन क्या है कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग से जो रिलेटेड है वो समर्थन दिया जा सकता है। तो देखिए, ये जो कथन है वो कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, उन्होंने अपने दायित्वों का वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय करवाया था और जो रियासतों का विलय है वो स्वतंत्र भारत की पहली उपलब्धि थी और निर्विवाद रूप से पटेल का इसमें विशेष योगदान था। तो ये जो कथन है जो मैंने अभी पढ़ा वो किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते। कौन, अब क्या पूछा जा रहा है? अगर आप नरमपंथी नेता होते तो आप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन सा तरीका अपनाते। ऑप्शन नंबर ए है कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते। बी, ब्रिटिश शासनों द्वारा वस्तुओं का बहिष्कार करते। सी, जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। तो देखिए, इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए और सी। तो ए आपका क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते। कह रहा है कि जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते। तो इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि वो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की थी कि महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी। तो देखिए, उनकी अस्थियां इलाहाबाद में प्रवाहित की गई थी। ये प्रश्न आपका 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का उत्तर देना है। अब कथन है कि 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। कारण क्या दिया हुआ है कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। तो देखिए, इसमें जो कथन ए है और कथन आर है दोनों ही क्या है? अपने आप में बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसिफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी और जो है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित कर दिया गया था। तो देखिए, इसमें आपका कथन ए और आर दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। अब अगला प्रश्न नंबर 7 है कि इसमें भी कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है।
कथन ए है कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे-धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ते गए और महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। कथन बी है, कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां की जो गांधीवादी आदेशों के अनुरूप नहीं थी। अब इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, जो कह रहा है कि ए और बी दोनों ही सही है। मतलब जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला तो धीरे धीरे सभी लोग, वो किसान हो, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं, सब जो है जुड़ते गए और इससे महात्मा गांधी एक बड़े जन नेता के रूप में सामने आने लगे। लेकिन इसके साथ ये भी हुआ कि कई बार लोगों ने उनका नाम लेकर गलत काम भी किए जो गांधी जी के आदेशों के अनुरूप नहीं थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों ही सही है। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 8 है कि कथनों को ध्यान से पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक तथा क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया और देश को स्वतंत्रता दिलाई। कथन बी है कि भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही, मतलब अलग अलग जो है धर्म संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया था और हमेशा हमारी अनेकता में एकता, जो विविधता है भारतीयों की, वही हमेशा इसकी ताकत रही है। तो ये दोनों कथन तो सही है और जो बी है वो कारण भी सही है किसका, ए का। तो इस तरह इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम में संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो देखिए, ये कहा था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में उन्होंने बात कही थी, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि इसमें भी कथन दिया गया है और सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए है कि गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में इसको मनाएं। कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए, इसमें ए और आर दोनों ही कथन सही है कि गांधी जी ने लोगों से कहा था कि रॉलेट एक्ट के लिए जो है विरोध करने के लिए अहिंसक विरोध दिवस के रूप में 6 अप्रैल 1919 को मनाना है। और आर भी सही है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। लेकिन इसका जो कारण है वो सही नहीं है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि त्यागी थी वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध के स्वरूप में लौटाई थी उन्होंने। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंने इसमें प्रश्नों को इंग्लिश में भी लिखा है, तो बाइलिंगुअल है, जिससे जिन्हें हिंदी समझने में दिक्कत है वो इंग्लिश में देख के भी आसानी से समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन ए है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की। कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो देखिए, इसमें ए तो सही है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर जो है विदेश नीति की जो रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन इसका जो कारण है वो सही नहीं है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कि ए तो सही है लेकिन आर कथन गलत है। प्रश्न नंबर 12 है कि किन तरीकों से अमूर्त परिवर्तनवादी नेताओं ने 19वीं सदी में किन किन तरीकों से अपने राष्ट्रीय सरोकार प्रकट किए। मतलब लोगों ने किस किस तरीके से अपने राष्ट्रीय सरोकारों को बताया, वो पूछा जा रहा है। ए है कि बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष भी, अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना से अवगत करवाना और आदर देने के लिए उन पर दबाव डालना, या सी विधानमंडलों में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करना। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है कि बृहद सभाओं, प्रदर्शनों का आयोजन और स्वराज के लिए संघर्ष। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, जो कि कह रहा है कि गुट निरपेक्षता की विदेश नीति विचार पर बनाई गई थी। किस विचार पे बनाई गई थी? देखिए, गुट निरपेक्षता की बात की जा रही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
और डी क्या कह रहा है कि मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा गांधी जी विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। गांधी जी लोगों को क्यों एकजुट करने में सफल रहे उसका पूछा जा रहा है कारण। तो देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, बी भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, सी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना तथा अनशन करके, या डी लोगों की आवश्यकताएं समझकर। तो देखिए, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर, और डी लोगों की आवश्यकताएं समझकर। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 की यदि आप पूछा जा रहा है, इससे पहले पूछा गया था कि नरमपंथी नेता, पूछा जा रहा है चरमपंथी नेता होते तो सरकार के विरुद्ध आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाते। तो ए ऑप्शन है कि अंग्रेजी संस्थानों वस्तुओं का बहिष्कार करते, बी क्रांतिकारी हिंसा और बल का प्रयोग करते, या सी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते और लेख लिखते। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए है बी। ए और बी दोनों ही सही है, मतलब अंग्रेजी संस्थान और वस्तुओं का आप बहिष्कार करते और क्रांतिकारी हिंसा बल का प्रयोग करते। कब? जब आप एक चरमपंथी नेता होते। प्रश्न नंबर 16 है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह तो मत दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। पूछा जा रहा है कि यह कथन किसने कहा था। देखिए, यह कथन कहा था महात्मा गांधी ने, हमारे देश के राष्ट्र पिता ने यह कथन कहा था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि ए यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, बी यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें, सी यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, या डी यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है और उसमें सही है आपका सी और डी, यानी यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, ऑप्शन नंबर सी, और यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? सी और डी दोनों ही सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सन 1906 में संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, अब पूछा जा रहा है कि 1906 में जो संगमा की बगावत हुई उसका क्या कारण था। तो देखिए, इसका कारण था कि असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा। देखिए, जो संगमा विद्रोह है 1906 में असम में हुआ, और इस विद्रोह में असम के आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, और यह विद्रोह अंग्रेजों के शोषण के कारण हुआ था जिसने जनजातियों को वन अधिकारों से वंचित कर दिया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि सभी वनों पे अपना नियंत्रण बढ़ा लिया और घोषणा की कि वन राज्य की संपत्ति है। कुछ वनों को आरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया था क्योंकि वे लकड़ी का उत्पादन करते थे। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है कि असहयोग आंदोलन के विषय में वक्तव्यों का विचार करना है, सही विकल्प को चुनना है। ए है कि इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों के आयात में अत्यधिक वृद्धि हुई, बी इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, सी इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए, इसमें बी और सी दोनों ही सही है। बी क्या है कि इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रदत्त उपाधियों को लौटाया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया, और सी इसके दौरान विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। ठीक है, तो इस तरह आपका कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि बी और सी दोनों ही सत्य हैं। इस है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है। तो देखिए, इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब प्रश्न नंबर 21 है कि आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी के बल की आलोचक थी। तो देखिए, जो पंचवर्षीय योजना है उसमें विज्ञान और मशीनरी के बल की आलोचक मीराबेन इसलिए थी क्योंकि इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर जो है बुरा असर पड़ता। तो इस तरह इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर
बी, इसी कारण वो मशीनरी के प्रयोग के खिलाफ थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए है कि मध्यम मार्गीय लोगों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए, कारण उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर हों। तो देखिए इसमें आपका ए सही है, मतलब लोगों ने मांग की कि सिविल सर्विसेज परीक्षा भारत में भी जो है आयोजित की जाए, लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। यानी इस तरह आपका क्या सही है कि कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है, तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है कि कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, जो आप ऑप्शन दिए गए हैं उसमें। ऑप्शन नंबर ए टीटी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डी बी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। कि दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है, साउथ इंडिया में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन से थे। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा जा चुका है। अब प्रश्न नंबर 25 है कि कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो देखिए इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही उत्तर होगा। तो इसको आप पढ़िएगा और आपको जो समझ में आए इन 4 ऑप्शन में से आप मुझे जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। देखिए आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27 है कि रौलट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, जो कह रहा है कि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस को और ज्यादा अधिक अधिकार दे दिए गए थे। लोगों के जो अधिकार है मौलिक अधिकार उन्हें कम कर दिया गया और पुलिस को ज्यादा बल दे दिया गया था। प्रश्न नंबर 28 है कि किस घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। तो मोपिला विद्रोह, दक्कन उपद्रव, खिलाफत आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन घटना का असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संदर्भ जो है संबंध है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी में चलाया गया था। उस समय असम बंगाल का ही भाग था, जबकि दक्कन उपद्रव दक्षिण भारत, मोपला विद्रोह केरल तथा खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम धर्म आंदोलन था जो खलीफा के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए चलाया गया था। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की व्यापक विषय के बारे में बताएं, मतलब वो किस थीम के बारे में थी उनकी पुस्तक। तो देखिए उनकी पुस्तक थी भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन यानी राज के जो आर्थिक प्रभाव पड़े उससे रिलेटेड ये बुक थी उनकी। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री पोट्टी श्रीरामुलु ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न मैं आपको करा चुकी हूँ, पहला ही प्रश्न था। इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। अब आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है कि राष्ट्रवाद के उदय के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सही है। और अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे वो अशिक्षित नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा शिक्षित थे। तो इसमें आपका क्या सही होगा, आपकी ए सही है लेकिन बी गलत है। तो देखिए हमारी आज की सोशल स्टडीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आगे भी इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपकी मदद करेगी आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सबको बेस्ट विशेस, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सभी को नमस्कार।